एक सर बहुत ही कॉमन सी अलामत है नाक में गदूद होना। इसके बारे में सर थोड़ा सा कुछ बयान करें। ये नाक में जो झिल्ली होती है जिसे हम नेजल म्यूकोसा कहते हैं। अच्छा, उसमें जब भी इन्फेक्शन हो जाए, उसमें सोजन हो जाए, ऐसे पेशेंट को दोनों साइड से नाक से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और रात को वो मुंह खोल के सोते हैं। आहिस्ते आहिस्ते खुशबू बदबू महसूस होना। इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन होती है उसे असेस करने के लिए वो सीटी स्कैन नोज पैरानेजल साइंसेज होता है। सीटी ट्रीटमेंट का वास्ता है तो उसमें दिस इज मेडिकली डिजीज 70 to 80% लोग मेडिकली ट्रीटेड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं कंसल्टेंट टीएनटी सर्जन फारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड ब्रांच में हूँ। आज आपके लिए डॉक्टर तारिक अली शेख जो कि कंसल्टेंट टीएनटी सर्जन हैं जिना हॉस्पिटल में, इनके साथ एक नशिस्त रखी है ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जनरल ईएनटी की है वो डिस्कस कर सकें, 1-on-1 एक ही स्पेशलिटी से दो लोग, ताकि उसमें से मैक्सिमम जो आम आवाम है उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो डिस्कस कर सकें। तो आपकी इजाज़त से और क्यूएस हेल्थ की मेहरबानी से ये आज मुमकिन हो पाया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है ये? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इट वाज वंडरफुल सेशन बाय कासिम अली शाह फाउंडेशन। स्पेशली उन्होंने कहा था कि आप आपस में एक जॉइंट वेंचर के तौर पे एक सेशन रख लें। सो इट्स प्लेजर टू मीट विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। द प्लेजर इज ऑल माइन। अच्छा सर, कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आम जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कॉमन है ईएनटी के हवाले से, उनमें से मैं चाहूँगा कि आज हम 3 या 4 ज़रूर डिस्कस कर पाएँ। एक सर बहुत ही कॉमन सी अलामत है नाक में गदूद होना। इसके बारे में सर थोड़ा सा कुछ बयान करें। बेसिकली नाक में जो गदूद होते हैं, पेशेंट को फील होता है कि डॉक्टर साहब नाक में गदूद बन गए। जब हम उसको मुआयना करते हैं हम कहते हैं नाक में तो आपको गदूद है ही नहीं। ये बेसिकली मिथ होती है। हमारे नाक में ना आम गदूद होते हैं, जैसे हम कहते हैं टर्बिनेट्स, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, इन्फीरियर टर्बिनेट। ये हर बंदे को होते हैं। 3 एक साइड पे होते हैं, 3 दूसरी साइड पे होते हैं। तो उसकी सोजन की वजह से, उसके फूलने की वजह से ये नॉर्मली नज़ले, ज़ुकाम, खांसी, इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। जहाँ तक जो गदूद हैं जिसे हम पोलिप कहते हैं, ये पोलिप जैसे हम कहते हैं ये पेल पेडिकुलेटेड पोलीपाइडल नेजल म्यूकोसा, ये नाक में जो झिल्ली होती है जिसे हम नेजल म्यूकोसा कहते हैं। अच्छा, उसमें जब भी इन्फेक्शन हो जाए, उसमें सोजन हो जाए तो वहाँ पे प्रोटीन हो जाती है सोजन, तो वो गुच्छे नमा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर वो नाक में सामने आना महसूस हो जाते हैं। इससे पेशेंट को टिपिकली कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब नाक एक साइड बंद हो गई है, फिर आहिस्ते आहिस्ते दोनों साइड बंद हो गई है और वो 2-4 हफ्ते के बाद, महीने के बाद दोनों साइड मुसलसल बंद हो गई है। ऐसे पेशेंट को दोनों साइड से नाक से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और रात को वो मुंह खोल के सोते हैं। आहिस्ते आहिस्ते खुशबू बदबू महसूस होना ख़त्म हो जाती है। पेशेंट को आंखों के दरमियान बाज़ को सोजन फील हो जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में मसला हो जाता है। बाज़ पेशेंट को सर में शदीद किस्म का दर्द फील हो जाता है। तो दीज पेशेंट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। ऐसे पेशेंट को ईएनटी कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए कि पता चल जाए कि आम गदूद हैं, कि ये चीज़ें जो आसपास में जा रही है कि देयर समथिंग रॉन्ग, उससे हम कहते हैं नेजल पोलीपाइडल टिश्यू। जब भी ये चीज़ होगी तो डेफिनेटली उसको हम नाक की टिप को ऊपर करके, जैसे हम एंटीरियर राइनोस्कोपी कहते हैं, उसको हम देख लेते हैं, या 0 डिग्री एंडोस्कोप डाल के ना सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। एक दफ़ा हमने जैसे ही देख लिया तो हमें पता चल जाता है कि ये कहीं इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, या एलर्जी की वजह से तो नहीं है, या बाद औक़ात पेशेंट को दायमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है जिसे हम क्रोनिक साइनसाइटिस वगैरह कहते हैं। बाद पेशेंट दमे वाले होते हैं, एस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, या एस्पिरिन इंटॉलरेंस वाले होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जब हमने देख लिया तो फिर हम उसकी सीटी स्कैन करा लेते हैं, सीटी स्कैन ऑफ नोज पैरानेजल साइनसेस, क्योंकि देखना होता है कि ये जो पोलिप हैं ये नाक के आसपास है या साइनसेस में भी है, या कहीं खुदा न खासा इसकी इंट्रा ऑर्बिटल या इंट्रा कैरनल एक्सटेंशन भी है। तो हम उसको सीटी स्कैन को देख के देन वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली जैसे सर ने बताया सादा अल्फाज में कि जो नाक के गदूद हैं इनकी जो मेन अलामत है वो 2 है, नाक बंद होना और स्मेल का ना आना। इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन होती है उसे असेस करने के लिए वो सीटी स्कैन नोज पैरानेजल साइंसेज होता है। एक सीटी स्कैन करवाया जाता है जो नाक और बाकी एरियाज को देख लेता है, और ऑब्वियसली इसके बाद सर्जरी ही एडवाइस की जाती है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का वास्ता है तो उसमें दिस इज मेडिकली डिजीज 70 to 80% लोग मेडिकली ट्रीटेड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसमें हम स्टीरॉयड दे देते हैं 1 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज आपने दे दिया हुआ है, और लोकल स्टीरॉयड्स और सिस्टमिक स्टीरॉयड्स हम इसको दे देते हैं। फिर उसको जो लोकल स्टीरॉयड्स सिस्टमिक स्टीरॉयड्स से उसको फिर हम टेपर डाउन करके आहिस्ते आहिस्ते 4 to 6 वीक तक उसको फिर हम बंद कर देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। इसमें साथ में एंटीहिस्टामिन भी दे देते हैं। क्यों कि मेजॉरिटी एलर्जी
एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस इसका कॉज होता है कि इसमें फिर हम साथ में एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे देते हैं, साथ में अगर कोई चेस्ट का इन्फेक्शन है तो उसमें हम नेबुलाइजर वगैरह दे देते हैं, उसमें हम स्टीम दे देते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जो 70-80% ठीक हो जाते हैं, जो 20% पेशेंट होते हैं डेफिनेटली उसके लिए हम सर्जरी प्लान करते हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। पहले होता था जो आप उसको इंट्रानेजल पॉलीपेक्टोमी करते थे या कार्डवेल का ऑपरेशन करते थे या आप एक्सटर्नल एथमाइडेक्टोमी करते थे, चीरा वगैरह आ जाता था। मगर जो लेटेस्ट टेक्निक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें आप डिजीज़ को निकाल देते हैं नाक साइनसिस से आसपास में, चाहे फ्रंटल पे हो, चाहे एथमाइडल पे हो, चाहे मैक्सिलरी पे हो, चाहे इवन स्फेनाइट साइनसिस पे हो, पूरी की पूरी आप डिजीज़ निकाल देते हैं। जब आप निकल जाती है तो पेशेंट का नाक बिल्कुल मोटरबी की तरह उसका खुल जाता है, उसी में ना कट लगाना पड़ता है ना इवन टाँका लगाना पड़ता है। आप विजुअलाइजेशन अंडर एंडोस्कोप से आप देख लेते हैं तो डिजीज़ को आप उसको निकाल देते हैं। ये मैक्सिमम एक साइड की डिजीज है तो घंटे 1.5 घंटे में बिल्कुल सेटल हो जाती है। अगर दोनों साइड की हो तो मैक्सिमम 2.5-3 घंटे में सर्जरी आपकी। ये डे केयर प्रोसीजर है। हम बस सुबह को प्राइवेटली सर्जरी की तो शाम को पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। तो जो 20-30% पेशेंट होते हैं उसको मैनेज करके मेडिकेट करके, क्योंकि जब मेडिकेट कर लेते हैं तो एक तो ये होता है कि उसकी पॉलिप की साइज श्रिंक हो जाते हैं, दूसरी उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें सर्जरी जो बड़ी क्लासिकल एक्सीलेंट उसके रिजल्ट आ जाते हैं। बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मरीज जिनको हम पॉलिप्स डायग्नोज कर लेते हैं कि ये ट्रू गदूद हैं, नाक के गदूद हैं, उनके लिए एक सर्जरी की जाती है जिसका नाम फेस है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। बेसिकली एक कैमरा की मदद से किया जाने वाला ऑपरेट होता है, बाहर कोई कट टांका नहीं आता है। लेकिन साथ ही साथ इसकी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आधे हमारे पेशेंट जो हैं वो मेडिकली भी ट्रीट हो पा रहे होते हैं। पास्ट में ये कॉन्सेप्ट था कि हर जो है नाक का गदूद उसका शायद ऑपरेट ही करना है, लेकिन ये चीज़ जो बड़ी देर से अब डेवलपमेंट्स हुई है मेडिकल साइंसेज में, इसमें ये रिसर्चेज आई हैं कि जितना परसेंटेज मेडिसिन से मतलब कि दवाइयों से ट्रीट की जा सकती है उतनी तकरीबन सर्जरी से की जाती है। वैसे भी जब सर्जरी की जाती है तो इसका यूजली रिकरेंस हो जाती है, गदूद बाद में 1-1.5 साल के अंदर दोबारा आ जाते हैं, और जब हम मेडिकली इसको ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें भी 6-8 माह के बाद ये वापस आ रहे होते हैं। तो रिकरेंस के बारे में डॉक्टर तारिक अली शेख साहब से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है। सर रिकरेंस के बारे में थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। हाँ, बेसिकली जो काजेटिव फैक्टर्स में जो 5 काजेज हैं उसमें मोस्ट कॉमन दैट इज़ एलर्जिक। जो पेशेंट जिनको एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से, किसी को धूप से, किसी को धुएं से, किसी को वो कहते हैं पोलन से हो जाता है, किसी को पार्टिकल से, किसी को पॉल्यूशन से। अब ये काजेटिव फैक्टर्स हैं तो हम कहते हैं कि अगर जो आइडेंटिफाई कर लें कि आपको बेसिकली एलर्जी की चीज़ से हैं और आप उससे अवॉइड करें, इससे 80-90% चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो एलर्जिक जो चीज़ें होती हैं अगर उसको आइडेंटिफाई अवॉइड नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जिक फैक्टर हो उसके रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, जिन पेशेंट को एलर्जिक के सिम्टम्स नहीं होते हैं, एलर्जिक काजेज नहीं होते हैं, उसके रिकरेंस बहुत कम होते हैं। दूसरा ये पेशेंट को जो आपने सर्जरी की और पेशेंट 5 साल के बाद आ गया, सारे नाक गुच्छे भरे पड़े हुए, नाक पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी आपने दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। तो पेशेंट को सख्ती से कहा जाता है कि आपने प्रॉपर फॉलोअप करना है। अगर आपकी सर्जरी हुई है, आप हफ्ते के बाद आ जाएँ, आपकी प्लेटें निकलेंगी, फिर 1 हफ्ते के बाद आ जाएँ, आपकी सफाई होगी। एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तक आप फॉलोअप करते हैं, बाद में उसको 2 माह के बाद, 3 माह के बाद पेशेंट को बुलाते रहते हैं और ये कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपने फॉलोअप करते रहना है। थोड़ी सी भी गुदूद आ जाए तो आप टाइमली आ जाएँ, जैसे उसको सेटल किया जाए। क्योंकि टेक होम मैसेज ये है कि अगर खुदा न खासा गुदूद बने हुए हैं, अगर आपने इसको टाइमली ट्रीट ना किया, अगर पेशेंट आपके पास से आँखें बाहर निकली महसूस हो जाती हैं, ऊपर नीचे देखने में मसला हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है, बाद पेशेंट को इंट्राऑर्बिटल एक्सटेंशन होके बिनाई हो जाती है, वीन लॉस हो जाती है, या बाद खुदा न खासा ये डिजीज़ जो है फंगल साइनोसाइटिस है और ये ब्रेन तक चला गया तो पेशेंट को शदीद किस्म का सर में दर्द हो जाता है, सुन होना महसूस हो जाता है, बाद पेशेंट को दिल मतली वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मकसद है कि ये डिजीज़ जो है ये इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन चली गई है। बाद को आपने देखा होगा कॉस्मेटिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, नाक फूला सा महसूस हो जाता है, नाक बड़ा महसूस हो जाता है और खूबसूरती में बड़ा उसका इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को बेसिकली टाइमली दिखा दें, जैसे एक तो इंट्राऑर्बिटल इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन ना हो और दूसरे रिकरेंस वगैरह ना हो, तो प्रॉपर फॉलोअप से ये सारी रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें सर ने बेसिकली 2 या 3 चीज़ें मेन जो अब कवर की हैं वो ये हैं कि एक तो ये स्पेक्ट्रम है डिजीज़ का कि ये एलर्जी से शुरू होता है और जिसके एंड पे पॉलिप्स हैं, दरमियान में साइनोसाइटिस है, मतलब कि एलर्जी होती है पेशेंट को और जब वो कॉम्प्लिकेट होती है तो रेशे वाले नाक के
प्रॉब्लम के और फिर आखिर में गदूद पे चली जाती है। और दूसरी चीज़ कि जब अगर हम इसकी कॉज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वजह ढूंढ लेते हैं अगर हम इसकी कि ये किस प्रॉब्लम से ये गदूद बने हैं, एलर्जी की वो कौन सा फैक्टर है जिससे ये बने, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं और सर्जरी के बाद दोबारा रेकरेंस से बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इसे कॉम्प्लिकेट होने से बचाना है, जो कि अलहदा से एक लंबा टॉपिक है। चूँकि हम चाहते हैं कि ये शॉर्ट वीडियो हो और आपके तक मैसेज पहुंच जाए, इस पर अगेन हम कॉम्प्लिकेशन पे किसी निशिस्त में दोबारा डिस्कशन करेंगे। मैं अगेन QS हेल्थ का और टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पर्टिकुलरली हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर तारिक अली शेख साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।